हेलो एवरीवन, आज हम सेल इंट्रोडक्शन में देखेंगे दो प्रोसेसेस के बारे में जिनके थ्रू पार्टिकल सेपरेशन होता है सेल के अंदर. दिस प्रोसेस आर एक्चुअली नोन एज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. So first of all, we will see about the diffusion process. Diffusion is the movement of particle from an area of higher concentration to an area of lower concentration until they are evenly distributed. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं डिफ्यूजन एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बताया गया है जहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट किसी हायर कंसंट्रेशन, किसी हायर टाइप के प्रेशर जोन से किसी लोअर टाइप के प्रेशर जोन में मूवमेंट होती है पार्टिकल की, और तब तक होती है जब तक ये प्रॉपरली दोनों जगह इक्वल नहीं हो जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मैंने एक ग्लास पानी लिया है और उसमें मुझे शुगर सॉल्यूशन को, शक्कर के घोल को मिक्स करना है. तो जैसे मैं शक्कर डालना स्टार्ट करूँगी, उसको कंटिन्यूसली मिक्स करती जाऊँगी, वो तब तक मिक्स होगी जब तक वो सॉल्यूशन में ये कंडीशन ना आ जाए कि वो पूरी तरह से एकदम इवनली स्प्रेड हो जाए. जैसे कि आप लोग उस पर एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, जैसे हमने रसना या जूस जो हम पीते हैं जनरली, उसको अगर हम मिक्स करेंगे या किसी कलर को हम मिक्स करेंगे वाटर में, हम तब तक मिक्स कर सकते हैं जब तक उसमें प्योर फॉर्म ऑफ कलर ना दिखने लगे. जब तक वो प्योर फॉर्म ऑफ कलर दिखने लगेगा वो हमको इंडिकेट क्या करेगा, यही इंडिकेट करेगा कि हमारा जो कलर है वो प्रॉपरली अब वाटर के साथ मिक्स हो चुका है. कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिलता है. पार्टिकल जो होते हैं हमेशा ज़्यादातर यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं कि जो हायर एरिया में है ना, बाहर की कंसंट्रेशन में है, तो उनको कोई अगर लोअर जोन दिख रहा है जहाँ पे पार्टिकल की कमी है तो वो वहीं पे जा कर के क्या करेंगे, धीरे धीरे वहाँ पे सेचुरेट होने लगेंगे, वहाँ पे अपने आप को सिचुएटेड करने लगेंगे, वहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगे. जब तक होंगे जब तक बाहर जो हायर कंसंट्रेशन है और अंदर का जो लोअर कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए. जब वो इक्वल होगा तब यहाँ पे पार्टिकल की मूवमेंट्स भी रुक जाती है. इसी तरीके से इस डेफिनेशन को बताया गया है. नेक्स्ट लाइन देखेंगे. दिस प्रोसेस अकर्स इन a medium such as gas, liquid and involves the random motion of particle. ये प्रोसेस जो है ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, गैस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, ऑब्वियसली सॉलिड में नहीं हो सकता है क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स नहीं एटम बिलोंग करते हैं. और एटम्स आपने देखा होगा, आप लोगों ने ये मेजरली सुना होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड के जो एटम्स होते हैं ये इनके बीच में किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है. तो डिफ्यूजन प्रोसेस तभी वर्क करेगा जब बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा. बिना इंटरसेलुलर स्पेस के ये वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि पार्टिकल्स को अगर मूव करना है तो मूवमेंट के लिए भी उनको स्पेस चाहिए जहाँ पे वो जा कर के सिचुएट हो सके, जो कि हमको सॉलिड मटेरियल में देखने को नहीं मिलता है. इसलिए ये प्रोसेस आपको सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इसकी कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी गैस में और लिक्विड पार्टिकल्स में ही ये मोशन देखने को मिलेगा. आगे देखते हैं हम डिफ्यूजन प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप लाइंस को, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाई थी उनके बारे में. सो फर्स्ट देखते हैं हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल आर क्राउडेड इन वन एरिया. ऐसी कंसंट्रेशन एरिया जहाँ पे पार्टिकल्स की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, क्राउडेड है. क्राउडेड का मतलब समझते ना, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं तो वो एरिया को हम जनरली क्राउडेड कहते हैं. इसी तरीके से हायर कंसंट्रेशन एरिया को भी वही बताया जा रहा है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. सेकेंड देखेंगे रैंडम मोशन. पार्टिकल्स मूव रेंडमली ड्यू टू द थर्मल एनर्जी. तो यहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट रेंडमली होती है, मतलब कहीं से भी कहीं भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हमेशा लाइट जो होती है ये रिफ्लेक्ट किस तरीके से करती है, एकदम स्ट्रेट पाथ में करती है. लेकिन कोई पार्टिकल होता है उसकी कभी भी कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होती है, वो कहीं से भी आकर के किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकता है. तो इस टाइप के मूवमेंट को हम रैंडम मूवमेंट कहते हैं. और इनके अंदर होती है थर्मल एनर्जी. इन्हीं थर्मल एनर्जी की हेल्प से ये इस प्रकार का मूवमेंट करते हैं. पॉइंट देखेंगे हम मूवमेंट. पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द क्राउडेड एरिया टू अ लेस क्राउडेड एरिया. पार्टिकल्स मूव करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है, वहाँ से मूवमेंट दे करके वो पहुँचेंगे उस एरिया में जहाँ पे क्राउड सबसे कम है. तो इसी कारण से यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा.
फोर्थ पॉइंट देखेंगे इवन डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मीडियम। जब तक मूवमेंट चलता रहेगा तब तक ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, दोनों तरफ जब उनको सिमिलैरिटी लगेगी कि हाँ दोनों साइड पार्टिकल्स की मूवमेंट एक सी है, बराबर हो चुके हैं, दोनों साइड इक्वल इक्वल हो गए हैं, तब यहाँ पे ये चीज़ जो है इवन डिस्ट्रीब्यूशन की ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके पहले तक ये कोशिश करेंगे कि अपने आप को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे कि हम किसी तराजू में किसी चीज़ को तोलते हैं तो हम जितना वज़न रखते हैं उतनी ही अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ जो भी हम वेजिटेबल सब्ज़ी वगैरह ले रहे हैं वो रखते हैं, ताकि वो दोनों के बीच में एक इक्वल बैलेंस बना रहे। इसी तरीके से यहाँ पे ये एक तरीके से जो पार्टिकल मूवमेंट है ये भी दोनों तरफ बिल्कुल एक सी रहेगी, ताकि किसी भी तरफ कोई भी कंसंट्रेशन ज़्यादा कम ना हो, दोनों तरफ बराबर ही रहे। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम इक्विलिब्रियम, द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज सेम एवरीवेयर। इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा ये रहता है, इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब ही ऐसा है जहाँ पे हम दोनों डायरेक्शन में कभी भी किसी चीज़ को देखेंगे सब तरफ से वो चीज़ हमेशा इक्वल रहे, एक सी रहे, समानता बनी रहे। तो यहाँ यही बताया गया है कि इस पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हो रही है जब तक उनका कंसंट्रेशन सब तरफ से एक सा नहीं हो जाएगा तब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। जब यहाँ सब बिल्कुल एक सा हो जाएगा कंसंट्रेशन चारों तरफ, तब यहाँ पे आ जाएगी कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट अकर्स इन मैनी नेचुरल फिनोमेना सच एज, कई सारे ऐसे नेचुरल इवेंट्स हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डिफ्यूजन प्रोसेस एक्चुअली होते हैं बट हमको उसके बारे में मालूम नहीं होता है। तो वो देख लेते हैं, जैसे कि गैस का स्प्रेड होना, मूव होना आउटर एरिया में रूम से। जैसे अगर आपने किसी भी चीज़, जैसे कभी हम घर में बैठ हवन वगैरह करते हैं, पूजन पाठ वगैरह करते हैं, तो हवन करते समय बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है। ये धुआं जनरली आप देखना रूम में फैलते फैलते रूम से बाहर निकलने को होता है। क्यों? क्योंकि इस रूम का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, यहाँ पे गैस के पार्टिकल ऑलरेडी बहुत सारे हो गए हैं, तो वो बाहर तरफ को इसलिए मूवमेंट होगी क्योंकि वहाँ का कंसंट्रेशन जो है गैस के क्राउडेड एरिया जो है वो बहुत कम है, तो हमेशा धुआं बाहर के डायरेक्शन में जाने को आगे बढ़ता है। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का टाइप कहला गया। दूसरा देखेंगे इंक स्प्रेडिंग इन वाटर। इंक किस तरीके से वाटर में स्प्रेड होती है। अगर हम थोड़ी बूंद भी डालेंगे इंक की किसी बाउल में, वाटर के भरा हुआ बाउल में, पानी भरे हुए बाउल में अगर हम थोड़ी सी भी इंक डालेंगे तो वो इंक आप देखेंगे जनरली बहुत ही आराम से फैल जाएगी पानी में। क्यों? क्योंकि इंक जो थी अभी जब वो एक लिक्विड के फॉर्म में बॉटल के अंदर थी तो उधर पे उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही वो वाटर के अंदर गई उसको बहुत सारे स्पेस मिली, क्योंकि हमने बोला था कि ये काम किस में कर रही है, लिक्विड में कर रही है, और वाटर हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड में जब ये वर्क करेगा तो उसको बहुत सारा स्पेस मिलेगा, वहाँ पे जा करके ये अपने आप को स्प्रेड करना चालू करेगा। यहाँ जा करके इनकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। स्मेल्स ट्रैवलिंग थ्रू एयर, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे स्मेल्स ट्रैवलिंग थ्रू एयर। जैसे कि आपने कुछ भी फूड मटेरियल बनाया है, या हम वो भी नहीं देखते हैं, हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जब हम पूजा पाठ करते समय अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं तो अगरबत्ती की जो खुशबू होती है धीरे धीरे उड़ते उड़ते हमें फील होती है, स्मेल आती है उसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही कनेक्टिविटी बताई गई है कि ये फैलते फैलते दूर पहुँच रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पे कंसंट्रेशन लो हो, ताकि वहाँ जा कर के ये आराम से फैल सके। तो स्मेल हमें ज़्यादा आती है, इस कारण से फ्रेग्रेंस अच्छी आती है। किसी भी तरह की स्मेल की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक कोई जनरल नहीं है कि हम अगरबत्ती की स्मेल की बात करें। लोग खाना बनाते हैं तो खाना पकाने के टाइम पे भी बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है, और कई जगहों में बदबू भी आती है ऐसी, जैसे कि कई जगह अब आप समझते हैं मोस्ट पोल्यूशन वाली जगहें जो होती हैं, तो वहाँ जैसे नाले नदी वगैरह है, नालों की जगह, ये सब जगहों में बदबू भी बहुत आती है। तो ये सब स्मेल की जो मूवमेंट हो रही है वो क्यों हो रही है? वो इसलिए ही हो रही है क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, किसके थ्रू, पार्टिकल्स का किसी गैस के मीडियम में। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रीचिंग सेल इन द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है ये हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू, हमारी जो धमनियाँ होती हैं, है ना, रक्तचाप जो हमारी चलती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, इसमें जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स घूम रहे होते हैं तब यहाँ इनका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे और भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे चल रही होगी, और भी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चल रहे होंगे, तो उसको सही जगह पे पहुँचने के लिए यहाँ पे क्या वर्क होगा, यहाँ पे भी डिफ्यूजन
डिफ्यूजन वर्क करेगा। तो ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जाएगा सेल में उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा, लोअर कंसंट्रेशन मिलेगा, वहाँ उसकी नीड भी है, तो वहाँ पर पे जा करके ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा। उसी तरीके से सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है वो यहाँ से निकलेगा सेल से, क्योंकि वहाँ पे सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो वो निकलेगा किस तरफ की ओर, वो निकलेगा ब्लड वेसल्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस डिफ्यूजन का वर्क करता है। अब हम आगे देखेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस प्रोसेस तो जनरली आप देखोगे ये किसी सेल के अंदर ज़्यादातर वर्क करता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट वैसे पोटैटो के ऊपर भी कर सकते हैं, आलू के ऊपर भी हम ये प्रोसेस करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको ज़्यादा आगे चल करके बताऊंगी। तो ऑस्मोसिस में जनरली यहाँ बताया गया है मूवमेंट जो होता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, ये एक लिक्विड मीडियम पे ही वर्क करेगा। वाटर में हम पार्टिकल नहीं बोलते, उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। पहले एक पर्टिकुलर होता है उसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, और एक से मिलके दो तीन मॉलिक्यूल जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाई रीजन से लोअर रीजन में जाते हैं, लेकिन किसके थ्रू, ये जनरली जाते हैं एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पे। आपने मेरे पिछले एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया हुआ है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात भी हुई थी वहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बताई थी, परमिएबल मेम्ब्रेन बताई थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक इस तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि उन्हीं पार्टिकल्स को जाने के लिए अलाउ करती है जितने की उसको नीड होती है अपने सेल के अंदर। तो यहाँ पे वो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री देगी जितने की उसको नीड होगी अपनी कंसंट्रेशन को इक्वल बनाने के लिए, कि भाई बाहर का भी इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड रहे, अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड रहे। अगर बाई चांस यहाँ पे ज़्यादा कम होता है तो उल्टा होना चालू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है, और हमेशा इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी हायर कंसंट्रेशन से किसी लोअर कंसंट्रेशन रीजन पर। तो ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए। सेकेंड देखेंगे, दिस प्रोसेस हेल्प्स टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन में आप देख रहे हो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो है ये यहाँ पे मेनली क्या है, एक गेटवे का काम कर रही थी। तो ये प्रोसेस जो होता है ऑस्मोसिस, ये मेन काम क्या करता है कि दोनों तरफ का कहना चाहिए जो लिक्विड है या जो सॉल्यूट है उसको इक्वल रखिएगा दोनों मेम्ब्रेन तरफ। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल रहेगा तो कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखो अगर हम किसी अमाउंट को ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि अगर हमने शुगर वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने खाना चालू कर दी, इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ती जाएगी तो हमें ही हार्मफुल होगी। हर चीज़ की अमाउंट एक इक्वल फॉर्म में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे भी इसकी कमी होना भी दिक्कत की बात हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, और बढ़ना भी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो दोनों की कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होनी चाहिए, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान यहाँ पे दिया जाता है। अब हम इसकी प्रोसेस के बारे में थोड़ी आगे देखते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस में अब हम आगे देखेंगे इनको पॉइंट वाइज कि किस चीज़ का क्या रोल होता है। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम हायर कंसंट्रेशन के बारे में। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अबेंडेंट ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। हायर कंसंट्रेशन जो होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एक ही तरफ को होते हैं मेम्ब्रेन के, तो वो जो मेम्ब्रेन में जो वो एरिया रहता है वहाँ पे बहुत सारी अमाउंट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो एरिया को हम हायर कंसंट्रेशन एरिया के तौर पे कंसीडर करते हैं। सेकेंड देखेंगे लोअर कंसंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्कैर्स ऑन अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ पे बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, इस मेम्ब्रेन के साइड बिल्कुल कमी है वाटर मॉलिक्यूल की, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए ये लोअर कंसंट्रेशन है। इस कारण से यहाँ ऑस्मोसिस में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। थर्ड पॉइंट देखेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन अलाउज वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स। ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने के लिए, लेकिन
तब तक अलाउ करेगी जब तक नीड है, और उसके अलावा बाकी कुछ और सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जैसे अगर मैंने मिक्सचर ऑफ वाटर लिया है तो भाई वो मिक्सचर ऑफ वाटर में मैंने शुगर सोल्यूशन वाटर ले लिया है, जूस मिक्स्ड टाइप, तो भाई अगर उसको शुगर की ज़रूरत होगी तो वो शुगर लेगी, लेकिन अगर उसको नीड ही नहीं है तो वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को लेगी, और शुगर सोल्यूशन जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी, उन्हें रोक देगी, आने से मना कर देगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना कि किसी भी पर्टिकुलर, अगर हर जगह छोटे बच्चों को जाना अलाउ नहीं है, हर पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट एरिया होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, जहाँ पे कई लोगों को जाना मिलता है, कई लोगों को जाने नहीं मिलता है। जैसे कि अगर अपन देखेंगे कि स्कूल्स में हो गया तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के पढ़ने के टाइम पे स्टूडेंट्स को जाने मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ जाकर के पूरे समय पेरेंट्स बैठे रहे साथ में, वो चीज़ अलाउ नहीं होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर माहौल है, उस पर्टिकुलर एरिया में जिनकी नीड है उनको ही रहना ज़रूरी है। इसी तरीके से ये भी एक गेटवे की तरह ही है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत है तो वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, अगर बाय चांस यहाँ पे नीड होगी शुगर सोल्यूशन या किसी अदर टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की तो वो उसको एंटर होने देगा, नहीं तो उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, फोर्थ पॉइंट के बारे में हम देखेंगे वाटर मूवमेंट। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन। अब जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन था वहाँ पे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये क्या करेगा, वाटर की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से सीधे मेम्ब्रेन के अंदर। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अब मेम्ब्रेन के बाहर भी उतने ही अमाउंट में है और मेम्ब्रेन के अंदर भी उतने ही अमाउंट में है, हैंस यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों साइड इक्वल होने के कारण ये इक्विलिब्रियम पोजिशन में आ गया है मेम्ब्रेन की। अब यहाँ पे मेनली आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंस हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब हम ऑस्मोसिस की इम्पॉर्टेंस भी देख लेते हैं। चलिए तो अब हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस की। फर्स्ट इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, सेल मेंटेनिंग देयर शेप एंड वाटर बैलेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है कि सेल को उसका शेप मेंटेन करने में बहुत मदद करती है और वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करने में मदद करती है। अगर कोई प्लांट सेल है जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो उस हिसाब से वाटर को लेगा, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट भी बढ़ जाएगी वाटर की उस प्लांट सेल के अंदर या उस पौधे के अंदर तो वो उस पौधे को आगे चल करके सड़ा भी सकता है। तो वाटर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल अपने शेप को मेंटेन करने के लिए वाटर को अपने अंदर एंटर भी होने दे सकता है और अपने बाहर भी निकालने की प्रॉपर परमिशन रखता है। प्लांट एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जनरली वाटर को किससे एब्जॉर्ब करते हैं ये आपको पता ही है, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे सॉइल उसका हायर कंसंट्रेशन कहलाया और प्लांट की जो रूट्स है वो उसका लोअर कंसंट्रेशन कहलाया, ताकि जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो प्रॉपरली हो सके हमारे ऑस्मोसिस प्रोसेस में जैसी होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो नहीं रहेगी प्लांट्स में, बट यहाँ पे ये क्या रहने वाली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहने वाली है। उसी में हम टाइप्स देखते हैं, सेमी परमिएबल, परमिएबल, इम्परमिएबल, तो यहाँ पे वही सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ह्यूमन किडनीज फिल्टरिंग वेस्ट एंड रेगुलेटिंग वाटर लेवल्स। तो ह्यूमन की जो हमारी किडनीज होती हैं ये हमारी मेनली फिल्टरेशन का काम करती है। तो किडनी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके, यानी जो सॉल्यूट कह सकते हैं हम इस फॉर्म में, सॉल्यूट है उसको आउट कर रही है, उसको एंटर नहीं होने देगी, और वाटर को क्या करेगी, इनसाइड आने देगी, सेल के अंदर आने देगी और हमारे वाटर लेवल्स को रेगुलेट करेगी। इसलिए कई बार अगर बाय चांस किडनी में कोई इशू होता है तो वाटर की सबसे ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि किडनी वाटर को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती है, और यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है एग्जाम्पल भी है और हमारी लाइफ में ये इम्पॉर्टेंस भी रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन का मेनली वर्क होता है, तभी आपके ये सारे प्रोसेसेस वर्क कर पाएंगे, नहीं तो ये किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं कर पाते। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे।
तो यहाँ पे सॉल्यूशंस जनरली 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। ये टाइप ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या डिफ्यूजन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जिसमें तीनों के नाम क्या-क्या हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है जो आप इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पे दोनों साइड हमारा क्या हो रहा था, सॉल्यूट की अमाउंट एक जैसी थी, पार्टिकल की अमाउंट एक जैसी थी या वाटर मॉलिक्यूल की अमाउंट एक जैसी थी। इसी तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों तरफ एक सा रहेगा टेम्परेचर, एक सा रहेगा वाटर का कंसंट्रेशन और यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। इक्वली रहेगा, मॉडरेट रहेगा तो कोई इशू ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या होता है यहाँ पे? एक तरफ जो मेम्ब्रेन के अंदर साइड का एरिया है वहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कमी हो सकती है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब किसी का लोअर कंसंट्रेशन को आप देखोगे सॉल्यूशन को, उसको हम किसी मेम्ब्रेन में जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है वो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का टाइप कहलाएगा। थर्ड कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है हाइपरटोनिक, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ की अमाउंट कैसी रहेगी? हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि किसी दूसरी साइड में सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, यानी यहाँ जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा क्राउड में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इस प्रकार के सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। ये मेम्ब्रेन के बाहर भी हो सकता है या मेम्ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। सेल मेम्ब्रेन में कई प्रकार के होते हैं। स्टोमेटा के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में भी आगे बताऊंगी, जिसमें आपके ये सोल्यूशंस के बारे में आपको पहले से पता रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। प्लीज़ प्रॉपरली इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।